नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। क्या भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि इस देश में सब कुछ प्रचार के आधार पर हासिल कर लिया जाएगा? क्या जमीनी हकीकत से जनता को रूबरू कराना उसके कर्तव्यों में बिल्कुल भी शामिल नहीं है? आज सुनिए सरकार में मैं इस मुद्दे पर आपसे बात करने जा रहा हूं, मगर सबसे पहले आपके सामने ये दो तस्वीरें जो मुजफ्फरपुर से 25 की सुबह उभर कर आई थी। एक तस्वीर में ये मृतक मां है और उसकी लाश के आसपास उसका एक मासूम बच्चा घूम रहा है, उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ यह तस्वीर, ये जो लाल चादर में लिपटी हुई चीज है ना, यह लाश है एक 3 साल के बच्चे की। वो 3 साल का बच्चा जो सुबह 10 बजे पहुंच गया था मुजफ्फरपुर, मगर इतना भूखा था, इतना लाचार था कि 2-2:30 बजे तक उसी स्टेशन में उसने दम तोड़ दिया। मगर भारतीय रेलवेज इसके नाम पर भी गलत प्रचार कर रही है। मैं इन दोनों की चर्चा करने जा रहा हूं, मगर सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं इस वक्त आपके स्क्रीन पर। यह वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अपने ट्विटर हैंडल पर लगाया है, यह बताते हुए कि हम रेल में जो सफर कर रहे हैं यात्री, उनकी कितनी सेवा कर रहे हैं, उनका कितना ख्याल रख रहे हैं। इस वीडियो में क्या क्या चीजें मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। सबसे पहले यह बताई गई है कि किस तरह से फिजिकल डिस्टेंसिंग की गई है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर इस स्क्रीनशॉट के जरिए पता चल रहा है। दूसरी बात बताई गई है कि जो भी यात्री प्रवेश कर रहा है स्टेशन के अंदर, हम उसका तापमान ले रहे हैं। तीसरी बात यह बताई गई है कि हम उन्हें लंच मुहैया करा रहे हैं और पूरे सलीके से उनको प्रवेश करने दिया जा रहा है। मगर सब कुछ प्रचार है, क्योंकि अगर वाकई भारतीय रेल इन यात्रियों का इतना ख्याल रख रही होती तो मुझे बताइए ना, इतनी बदतर हालत क्यों होती? क्यों 50-50 घंटे, 5-5 दिन लोग भूखे रहते? ट्रेन को पहुंचने में 4-4, 3-3 दिन लगते। पीयूष गोयल जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस वीडियो में आपने हमें यह तो बताया कि ट्रेन में बैठने से पहले आप नागरिकों के लिए क्या सुविधाएं दे रहे हैं, मगर ट्रेन में बैठ जाने के बाद क्या होता है? ये तस्वीरें याद है जो मैंने आपको बताई थी कि किस तरह से, नंबर 1 ये तस्वीर देखिए, किस तरह से मजदूर इतना भूखा था कि ट्रेन जहां रुकती है वो एक खेत में भुट्टे देखता है और वहीं पर उन भुट्टों को वो जलाने लगता है पत्तियों के ऊपर ताकि वो खा सके। फिर ये तस्वीर देखिए, टॉयलेट के अंदर पानी तक नहीं है। पीयूष गोयल जी, के सब कुछ प्रचार के आधार पर चलेगा? और प्रचार का यह आलम है, जो 2 तस्वीरें मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में दिखाई, जो एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि इसमें प्रशासन की, तंत्र की और भारतीय रेल की आपराधिक उदासीनता वो दिखाई देती है। सबसे पहले यह तस्वीर देखिए, इस लाल चादर में लिपटी है एक 2.5 साल के मासूम की लाश। आप जानते हैं कहानी क्या है? सबसे पहले उसकी मां की तस्वीर देखिए, बेसुध लगातार रो रही है। वो रो क्यों रही है? वो रो इसलिए रही है क्योंकि बच्चे का जाना हर मां के लिए, हर परिवार के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी होती है। मगर वो रो इसलिए भी रही है कि वो बच सकता था बच्चा। आप जानते हुआ क्या? 22 को यह परिवार निकलता है दिल्ली से, बेतिया जाना होता है। मुजफ्फरपुर में ये लोग 25 की सुबह पहुंचते हैं। आमतौर पर 20 घंटे में सफर पूरा हो जाता है, मगर 22, 23, 24 और फिर 25, चौथे दिन जाके परिवार पहुंचता है। यह परिवार जब सुबह स्टेशन पर पहुंचता है तो प्रशासन इन्हें उधर से इधर भगाता रहता है कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे जाना है, वहां जाना है। उसके बाद वो बाहर जाता है, उसे बेतिया जाना होता है तो गाड़ी वाला कहता है कि मैं तुमसे 12,000 रुपए लूंगा। उतने पैसे बाप के पास नहीं होते हैं। इस बीच उसका बच्चा जो 10 बजे सुबह से बैठा था, 2:30 बजे आके वो दम तोड़ देता है। आप सुनिए बाप की बेबसी की ये दास्तान, सुनिए। पदाधिकारियों को जानकारी दिया कि बच्चा सीरियस है? बहुत बोला कि पुलिस वाले के भी बोला। उसको बाद कह रहे हैं कि अभी और ट्रेन जाएगा तो बस जाएगा। उसको बाद कह रहे हैं कि अभी नहीं जाएगा तो अलाउंस करेगा। ऐसे करते होते हम लोग, गाड़ी वाला मांग रहा है कि हम 12,000 रुपया लेंगे तब जाएंगे, तो हमारे पास तो 12,000 रुपया है नहीं। आप क्या करते हैं? हम दिल्ली में पेंट करते हैं। चले कब थे दिल्ली से? हम दिल्ली में चले हैं, वहाँ से 20 तारीख के चले थे। 21 के मेडिकल हुआ, अब 22 के हमारे के गाड़ी पे बैठाया। आज देख लो कितना तारीख हो गया। कितने साल का बच्चा था? ये बच्चा मान के चलो 2.5 साल के है।
एक और इनके रिलेटिव हैं, ये बता रहे हैं कि बच्चा भूखा था, गर्मी से बेहाल था और उसी वजह से उसकी मौत हुई। सुनिए फिर से। भूख के कारण गर्मी भूख के कारण। और अब आप सुनिए वहां पर तैनात एक पुलिसकर्मी जिसने पहले से ही अपना फरमान जारी कर दिया कि बच्चा पहले से बीमार था। सुनिए। बच्चा की मौत सर कुछ रहा है, दूसरी मौत जो है बच्चे की वो स्टेशन पर नहीं, तो ट्रेने से आ रही थी उसकी, अब वो पहले से बीमार था बच्चा। वो यह है उदासीनता प्रशासन की अपने जनता के प्रति। दोस्तों, ये जो दूसरी तस्वीर आई थी जिसमें आपने देखा कि किस तरह से एक बच्चा अपनी मां की लाश के आसपास घूम रहा है। सबसे पहले जब ये खबर आई तो कई मीडिया हाउसेस ने यह कहा कि ये जो औरत है वो भूख और पानी ना मिलने की वजह से मर गई। उसके तुरंत बाद आपने देखा होगा कि भारतीय रेलवे के प्रवक्ता हर किसी को अपने ट्विटर हैंडल से बताते फिर रहे थे कि नहीं साहब, ये भूख की वजह से नहीं मरी, बीमारी की वजह से मरी, गलत खबर ना फैलाएं। हर किसी को ये जवाब देते रहे। उसके बाद मैंने इनसे एक सवाल पूछा और ये सवाल आपकी स्क्रीन पर है ट्विटर पर। मैंने इनसे पूछा कि ये जो औरत मारी गई है, इसके साथ इसका जीजा चल रहा था। उसके जीजा का कहना है कि उसे कोई बीमारी नहीं थी, मगर उस जीजा ने यह भी कहा कि वो भूख की वजह से नहीं मारी गई, पानी ना मिलने की वजह से नहीं मारी गई। मगर उसने जो बात की वो ये कि उसे कोई बीमारी नहीं थी। घटना कुछ नहीं था, इसका बीमारी ना कुछ नहीं था, ये अच्छा खाता था। कैसे मरी? ये ऐसे ही मरा है अचानक, कुछ बीमारी पहले से? बीमारी उमारी कुछ नहीं था। तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय रेल से, यह थी उस जीजा की त्वरित प्रतिक्रिया, इमीडिएट रिएक्शन था इसका कि उसे कोई बीमारी नहीं थी। तो भारतीय रेल ये गलत बयानी क्यों कर रहा है? बात यहां नहीं रुकती। अब आपके सामने ये स्क्रीनशॉट है, ये दरअसल रिटन में ये बयान है जो उसके जीजा ने दिया है और इसमें क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वो ये कह रहे हैं कि उनकी साली काफी वक्त से मानसिक तौर पर बीमार थी, उनका पति भी उन्हें छोड़ चुका था और वो पहले से अस्वस्थ चल रही थी। मैं लिखना चाहता हूं कि मुझे किसी पर संदेह नहीं है। यहां पर यह लिख रहा है कि वो काफी दिनों से अस्वस्थ चल रही थी, मानसिक तौर पर बीमार थी। तो मैं यहां 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। पहली बात, उस जीजा की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? आपने सुनी ना, कोई बीमारी नहीं थी। फिर इसे किसने लिखवाया या आखिर इसने क्यों लिखा कि यह काफी टाइम से अस्वस्थ चल रही थी? बताइए, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको बरगला के प्रशासन ने उससे जानबूझकर लिखवा दिया कि वो काफी समय से अस्वस्थ चल रही थी? और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका जो पहला बयान था, जो मैं आपको फिर सुनाना चाहता हूं, उसने कहा था वो बीमार नहीं थी, उसकी मौत गर्मी की वजह से हुई थी। घटना कुछ नहीं था, इसका बीमारी ना कुछ नहीं था, ये अच्छा खाता था। कैसे मरी? ये ऐसे ही मरा है अचानक, कुछ बीमारी पहले से? बीमारी उमारी कुछ नहीं था। अब घर जाकर मृत लड़की के जीजा ने अपना बयान बदल लिया है और अब वो ये कह रहा है कि लड़की की मौत भूख से हुई। सुनिए। क्या हुआ था? जैसे हम लोग गुजरात से चले थे, 3 दिन लगा था आने में। ट्रेन में कुछ खाने पीने का नहीं मिल रहा था या पानी वानी कुछ नहीं मिल रहा था। ये जो ना गर्मी की वजह से और पानी खाना की वजह से तरफ के मारा था इसमें। वो बोला गया कि पानी वानी का व्यवस्था है? पानी वाने का कुछ चीज का व्यवस्था नहीं था, ना खाना वाना का किसी चीज का व्यवस्था नहीं था वहाँ पे। अच्छा। खाने के लिए तरफ के मारा है, खाने के लिए। अच्छा, कोई व्यवस्था नहीं दिया पानी? नहीं, किसी चीज का व्यवस्था नहीं दिया। इससे पहले जो मेरे से बयान लिया गया ना, तो उस टाइम में टेंशन में था, इसलिए मैंने कुछ और बोल दिया था। अच्छा, इसलिए एक्चुअली मौत कैसे हुआ है? मौत वो खाने वजह से हुआ है। खाना वाना मिला ही नहीं है ट्रेन में, पानी वानी कुछ मिला ही नहीं था ट्रेन में। अच्छा, कुछ व्यवस्था था ही नहीं ट्रेन में। कुछ बोले थे कि मानसिक रूप से विकसित थे? नहीं, वो सिर्फ गलत था। वो तो एक ही टेंशन में बोल दिया था उसने। उस टाइम तो दिमाग ही कुछ खराब था सबका। मेरा खुद दिमाग काम ही नहीं कर रहा था उस टाइम। मीडिया वाला आके सवाल से सवाल पूछ ही जा रहा था, उस टाइम हम क्या जवाब दूं, खुद मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, तो तुम बोले नहीं पानी का व्यवस्था नहीं? तो हम तो वो भी बोल रहे हैं कि पानी वानी खाना वाना का किसी चीज का सुविधा था ही नहीं वहाँ पे। अच्छा, तो फिर कैसे क्या हुआ? फिर वहाँ पे फिर किससे गुहार लगाए तुम? फिर और क्या, 100 नंबर पे कॉल किए थे, 100 नंबर पे कॉल किया, 100 नंबर वाला जवाब दिया ही नहीं। उसने किसी का नंबर दिया था मुजफ्फरपुर वाले का, उसको कॉल किया 3 बार, उसने कॉल रिसीव किया ही नहीं। लास्ट में अकेले बॉडी को उतारना पड़ा मुजफ्फरपुर में। आखिर मृतक का जीजा बार बार अपना बयान क्यों बदल रहा है?
क्या उसने दबाव के चलते लिखित में यह बताया कि मौत की वजह बीमारी थी? आखिर उस पर दबाव किसका था? आखिर भारतीय रेल यह बताने में क्यों तुली हुई है कि मृतक की मौत की वजह बीमारी थी? यह मुद्दा सुलझने से कोसों दूर है। मुझे वाकई हैरत होती है दोस्तों, ये दोनों ही तस्वीरें इस बात की बानगी हैं कि हमारे गरीबों के लिए इस वक्त कोई न्याय नहीं है। पहली तस्वीर में एक 2.5 से 3 साल का बच्चा भूखा मर जाता है, इस बात की तस्दीक कोई और नहीं बल्कि उसका परिवार कर रहा है। दूसरी तस्वीर में मैं मानता हूं कि वो जो औरत अपने बच्चे के सामने जिसकी लाश पड़ी हुई है, हो सकता है वो भूख से ना मारी गई हो, मगर उसके जीजा का पहला बयान यह था कि उसे कोई बीमारी नहीं थी। फिर यह अचानक लिखित में बीमारी कहां से आ जाती है? और मेरे सवाल का जवाब आखिर भारतीय रेलवेज क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि उसका जीजा तो कुछ और कह रहा था। अब यह बीमारी कहां से पैदा हो गई? तो आप देख रहे हैं कि हर चीज में प्रचार तंत्र काम करता है, हर चीज में मुद्दे को दबाना, सच को दबाना। और इसी की दूसरी मिसाल अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप लोग ये बात तो मानेंगे ना कि जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतना ही हमें यह पता चलेगा कि एक राज्य में कितने मजदूर हैं। और आप यह भी मानेंगे ना कि अगर एक राज्य की आबादी ज्यादा है तो वहां पर उस आबादी के हिसाब से टेस्टिंग होनी चाहिए। ये दो बातें आप मानेंगे ना? मानेंगे कि नहीं? अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलग अलग राज्यों में क्या आबादी है और वहां पर किस तरह से टेस्टिंग हो रही है। और यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी का यहां पर भी किस तरह से प्रचार काम करता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आप देखिए इन 3 राज्यों की आबादी। 3 राज्य आपके स्क्रीन पर, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इनकी आबादी लगभग एक सी है। गुजरात की आबादी 6 करोड़ 27 लाख आपके स्क्रीन पर। फिर आप देखिए राजस्थान की आबादी। राजस्थान की आबादी 6.89 करोड़ यानी 6 करोड़ 89 लाख। अब आप देखिए मध्य प्रदेश की आबादी 7 करोड़ 33 लाख। देखा आपने, इन तीनों की लगभग एक सी आबादी है। अब आप इस बात पर गौर कीजिए कि इन राज्यों में टेस्टिंग दरअसल कैसे हो, कितनी हो रही है। आबादी आप देख चुके हैं, सबसे एक सी आबादी है। आपकी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश में 1,46,000 लोगों की टेस्टिंग हुई है और 313 लोगों की मौत हुई है। अब देखिए राजस्थान, इससे डबल से भी ज्यादा, 3,50,600 लोगों की टेस्टिंग और यहां 172 लोग मारे गए हैं, मध्य प्रदेश से आधी। अब आपके सामने गुजरात, यहां पर कितनी टेस्टिंग हुई है? 1,93,000 लोगों की टेस्टिंग हुई है और यहां 938 लोगों की मौत हुई है। 3 राज्य, एक कांग्रेस का, 2 बीजेपी का, कम टेस्टिंग, ज्यादा लोग मारे गए हैं, फिर भी बवाल किया जा रहा है। अब मैं आपके सामने 3 और राज्य रखना चाहता हूं। ये 3 राज्य कौन से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर बिहार की कितनी आबादी है? करीब 10 करोड़, 9.9 करोड़ की आबादी है। अब आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा आबादी, 20 करोड़ 42 लाख। अब आपके स्क्रीन पर महाराष्ट्र की आबादी 11 करोड़ 82 लाख। मगर टेस्टिंग कैसे हो रही है, आइए वो दिखाता हूं मैं आपको। आपकी स्क्रीन पर महाराष्ट्र में 4,05,020 लोगों की टेस्टिंग हुई है और यहां 1,897 लोगों की मौत हुई है। अब महाराष्ट्र से डबल आबादी है उत्तर प्रदेश की, वहां कितनी टेस्टिंग हुई है? 2,40,588 और यहां कितनी मौतें हुई हैं? 182। यानी कि आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र से आधी टेस्टिंग हुई है उत्तर प्रदेश में, जबकि उत्तर प्रदेश की आबादी डबल है, किससे? महाराष्ट्र से। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार आप जानते हैं, यहां की आबादी मैं आपको बता चुका हूं, करीब 10 करोड़ की आबादी है और यहां कितनी टेस्टिंग हुई है आपके स्क्रीन पर? सिर्फ 68,262 लोगों की टेस्टिंग हुई है और 15 लोगों की अब तक मौत हुई है। तो मैं क्या बतलाने की कोशिश कर रहा हूं? भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में कम टेस्टिंग, कई जगहों पर बहुत ज्यादा मौतें टेस्टिंग के अनुपात में। अब हम गुजरात और महाराष्ट्र की बात करते हैं।
महाराष्ट्र की आपको कुछ बातें समझनी होंगी। महाराष्ट्र देश की वित्तीय राजधानी है। महाराष्ट्र में एशिया का सबसे बड़ा स्लम है धारावी, और महाराष्ट्र में देश की सबसे ज्यादा माइग्रेंट पॉपुलेशन भी है। जाहिर सी बात है यहां पर कोरोना संकट कहीं ज्यादा गंभीर होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार की जो गलतियां हैं उस पर हम चादर डाल रहे हैं, नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने क्या अक्षम्य बात की है। अब हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में क्या हुआ था? गुजरात में 26 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत हुआ था। हजारों की तादाद में मोटेरा स्टेडियम में बिल्कुल इस तरह से लोग जमा हुए थे। एक दीवार खड़ी की गई थी ताकि गरीबों के दर्शन ना कराए जाएं डोनाल्ड ट्रंप को। और उसके बाद यह ग्राफिक आपको बता रहा है कि किस तरह से गुजरात अपनी टेस्टिंग कम करता जा रहा है, जबकि आपको टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए। तो इसके बताने का मकसद सिर्फ एक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सिर्फ प्रचार पर काम कर रही हैं। मैंने आपको कहा है, इससे पहले कई बार कहा है कि महाराष्ट्र सरकार की मैं एक बात को लेकर तारीफ करता हूं कि इस मौके पर उन्होंने अपनी तरफ से सांप्रदायिक ताकतों पर अंकुश लगाने की कोशिश की है। उन्होंने एक संपादक के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है जो समाज के अंदर दंगे भड़काने का काम कर रहा था। मगर अब मैं आपको महाराष्ट्र सरकार का वो फरमान बताने वाला हूं जो अपने आप में बहुत शर्मनाक है। क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के इस फरमान के बाद आप महाराष्ट्र सरकार की आलोचना ही नहीं कर सकते? आपके स्क्रीन पर, in continuation of the ongoing prohibitory orders that have been in place in Mumbai city for close to 3 decades, the Mumbai Police Commissioner has issued another order on May 23. This time the order, along with regulations on social media usage, has also called for a complete gag on persons speaking against the state गवर्नमेंट्स फंक्शन, यानी कि आप राज्य सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। इस गैग ऑर्डर पर किसी और के नहीं बल्कि प्रणय अशोक के दस्तखत हैं, जो कि मुंबई पुलिस के डेप्यूटी कमिश्नर हैं। इस पाबंदी के अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि along with the prohibitions on social media usage, the order issued under section 144 of the Criminal Procedure Code has specifically directed legal action against those criticizing the state and its functioning in the times of COVID-19, जिसका अर्थ यह हुआ कि कोरोना संकट पर महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से काम कर रही है, आप उसकी आलोचना नहीं कर सकते, उस पर अंकुश है। मैं बता दूं, महाराष्ट्र सरकार का यह निहायत ही शर्मनाक ऑर्डर है। अगर आप टेस्टिंग ज्यादा कर रहे हैं, अगर आप वहां पारदर्शिता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं उद्धव ठाकरे जी कि आपको इस तरह का अंकुश लगाने की क्या जरूरत है। मैं मानता हूं कि अगर कोई अफवाह फैला रहा है तो आप उस पर अंकुश डालिए, इसका पूरा अधिकार है आपको, मगर इस तरह का ऑर्डर तानाशाही के अलावा कुछ नहीं है। और अगर इस तरह के ऑर्डर जारी किए गए तो मेरे जैसे पत्रकार इसकी आलोचना करते रहेंगे, परिणामों की परवाह किए बगैर। सुनिए सरकार में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और HW न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।